आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। शाम ढाले जब हंसी के सितारे लेके आए दिलचस्प इशारे, आओ सुनो तुम इनके संग जहां शब्दों में हो धमाल के रंग। प्रभात है साथ सुनो फिर बात, व्यंगकारों की खास सौगात, हंसी में चुभन बातों में धार, हर कलम का अनोखा विचार। तो सुनिए 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 व्यंग के रंग प्रभात के संग। शाम ढले जब हंसी के सितारे लेके आए दिलचस्प इशारे, आओ सुनो तुम इनके संग जहां शब्दों में हो धमाल के रंग। प्रभात है साथ सुनो फिर बात, व्यंगकारों की खास सौगात, हंसी में चुभन बातों में धार, हर कलम का अनोखा विचार। तो सुनिए 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 व्यंग के रंग प्रभात के संग। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। स्वागत है सभी श्रोताओं का इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है व्यंग के रंग प्रभात के संग। आज खास कार्यक्रम भी है और खास दिवस भी है। मौका है आज शरद जोशी जी की जन्मतिथि है और हमारे साथ जुड़ी है उनकी पुत्री जो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है, पोएट है और राइटर भी है, सटायरिस्ट भी है, नेहा शरद जी। जिनके उदय से व्यंग जगत प्रकाशमान हुआ और जिनके अस्त होने पर एक गहरा शून्य उभर कर आया, जिन्होंने अपनी वाणी से कवि सम्मेलनों की जड़ता को समाप्त किया, ऐसे व्यंग ऋषि मूर्धन्य व्यंगकार शरद जोशी जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। 21 मई 1931 को महाकाल की पवित्र धरा पर जन्मे शरद जोशी जी ने व्यंग में प्रयोगवादी रचनाओं को बढ़ावा दिया। संघर्ष के पद से कुंदन से दमकते, हास्य के साथ एक मीठी चुभन, समृद्ध भाषा के साथ व्यंग का सौंदर्य बिखेरती उनकी व्यंग रचनाएं आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। वक्त की नब्ज को पकड़ने वाले शरद जोशी जी ने परिक्रमा, किसी बहाने से लेकर नावक के तीर, घाव करें गंभीर जैसे व्यंग संग्रह रचे। कुल 21 किताबों के लेखक ने कभी पुरस्कारों का पीछा नहीं किया। अंधों का हाथी, एक था गधा उर्फ अलादाद खां जैसे लोकप्रिय नाटकों के साथ उनके व्यंग स्तंभ आज भी व्यंग साहित्य के स्तंभ बने हुए हैं। ये जो है जिंदगी, लापता गंज जैसे अनेक टीवी सीरियल्स के दर्शक और उनकी लेखनी के दीवाने लाखों पाठक अखबारों को मुख पृष्ठ की जगह अंतिम पृष्ठ से पढ़ते थे। पद्मश्री शरद जोशी जैसे लेखक सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। आज शरद जोशी जी की संपूर्ण जीवन यात्रा साझा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं उनकी सुयोग्य पुत्री, अभिनेत्री, व्यंगकार नेहा शरद। नेहा जी ने अनेक टीवी सीरियल्स में अभिनय किया, जिनमें प्रमुखतः सारथी, मुझे डोर कोई खींच से लेकर महाराणा प्रताप शामिल है। आपने मेहर बाबा के जीवन पर आध्यात्मिक कविताओं का लेखन भी किया, अनेक नाटकों में अभिनय किया और वृत्त चित्रों का लेखन एवं निर्देशन भी किया। तो आइए मूर्धन्य व्यंगकार शरद जोशी जी की साहित्यिक यात्रा में हमारी सारथी नेहा शरद जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम आपका। नमस्ते नमस्ते जी जी बहुत धन्यवाद। नेहा जी, बातचीत का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। आज देश के सुपरिचित शीर्ष व्यंग्यकार कीर्ति श्रेष्ठ शरद जोशी जी की जयंती है। बॉक्स एफएम की तरफ से हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप उन्हें एक पिता और एक लेखक के रूप में कैसे याद करती हैं? प्रभात जी, सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को और बॉक्स एफएम को साधुवाद कि इतनी श्रद्धा से शरद जी को याद कर रहे हैं। और जहाँ तक पिता के रूप में शरद जी को देखती हूँ तो बहुत ही सहज और सरल रहा जीवन उनके साथ में। हालांकि बहुत विद्वान थे, वो विशनरी थे। एक ऐसा लगता है कि एक अनमोल रत्न था हमारे पास, फिर उसका होना हमारे जीवन में, फिर उसको खो देना और खोने के बाद फिर धीरे धीरे उनके पाठकों द्वारा, उनकी रचनाओं द्वारा, उनके कार्य द्वारा, उनकी लेखनी द्वारा उनको पुनः प्राप्त करना एक ऐसी विशाल यात्रा रही है
जो कि शरद जी के साथ हमने बिताई है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि निश्चय ही कोई पूर्व जन्म का भाग्य रहे होंगे कि शरद जी जैसे पिता हमें मिले। बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, और आपने एकदम से स्मृति पटल पे जो है शरद जी की बहुत सारी यादें आ गई सामने। एक लेखक के रूप में आप कैसे उनको याद करती हैं? देखिए, एक लेखक के रूप में अगर शरद जी को याद करूं तो बहुत कुछ है। पूरी यात्रा जो थी उनकी वो लेखन के साथ ही जुड़ी हुई थी, और मेरी माँ भी लेखिका रही थी। तो वो जो एक माहौल रहा है, बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट हमारे आया करते थे, हमारे यहाँ लेखक बहुत से आते थे, कवि बहुत सारे आते थे, तो एक उस तरह से एक घर का माहौल बना रहता था। और शरद जी का जो लिखने का सिलसिला है उसमें आम आदमी की व्यथा कथा को जो है उन्होंने उजागर किया है और अपने शब्दों से उसका ताना बाना बनाया है। और सुबह से लेकर शाम तक जो सारा काम होता था वो कॉलम लिखने से जो शुरुआत होती थी उनकी सुबह, फिर उसके बाद दोपहर में सीरियल वाले या फिल्म वाले कोई आ जाते थे, फिर शाम को कवि सम्मेलन। तो एक लेखक के रूप में जो हमारी यात्रा रही है, बहुत ऐसा लगा हमें जैसे कोई हम चलचित्र ही देख के उठे हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा रहा है कि जो बयान करना मुश्किल है। देखिए, शरद जी ने ऐसा लिखा है कि जीवन हमारा कोई बहुत सरल भी नहीं रहा, कभी भी बम भी फोड़ देते थे वो तो कब किस दिन बम फूट जाए और कब किस दिन समाचार आए, तो वो सारी बातें भी शरद जी के साथ रहती थी। मतलब चाहे इमरजेंसी का टाइम हो, तब हम बहुत छोटे थे, उस वक्त शरद जी मंत्रियों पर भी लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री पर भी लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री पर भी लिख रहे हैं। और घर का वातावरण कभी कभी ऐसा हो जाता था कि लोग बिल्कुल मातम मनाने आ जाते थे कि ये क्या लिख दिया शरद जी ने, अब तो जेल हो जाएगी और इरफाना जी सबको चाय पिला के वापस भेज दिया करती थी। तो वो कठिन दौर भी देखा है। आसाम पे लिख रहे हैं शरद जी, जो पंजाब समस्याएं हैं उस पे लिख रहे हैं, चाइना चीन पे लिख रहे हैं, अमेरिका पे लिख रहे हैं। तो वो एक उथल पुथल बहुत रही जीवन में। जी। लेकिन शरद जी स्वयं कभी एक ऐसी ढाल बन के हमेशा खड़े रहे कि वो हम तक नहीं पहुंच पाई। जी। एक होता है ना कि भाई वो परेशानियां चल रही हैं या उस तरह की बातें, उस तरह की चर्चा हो रही है, तो वो बच्चों के साथ में उनकी जो है व्यवहार में कभी नहीं आया वो सब। जी। तो वो मैं समझती हूँ कि ये एक लेखकों के लिए भी बहुत सीखने वाली बात है, पत्रकारों के लिए भी, कि कैसे इन दोनों का सामंजस्य दिखा के शरद जी इतने लंबी पारी उन्होंने खेली है। और ये जो जीवन जिया है वो हमारे लिए भी, हम भी अब जब पीछे पलट के देखते हैं तो बहुत सारी बातें समझ में आती हैं कि जीवन को बहुत गहराई से जानने समझने वाले व्यक्ति के साथ रहना बहुत सौभाग्य का समय है कि हम ऐसे लेखक के साथ हमने समय बिताया और उनके आसपास भी इतने विद्वान रहे, तो वो बहुत भाग्यशाली रहे हम उस तरह से। नेहा जी, अगर हम पीछे मुड़ के चलते हैं तो उज्जैन से भोपाल, भोपाल से इंदौर और इंदौर से मुंबई, इस पूरी यात्रा में बहुत संघर्ष भी था उनको हम जैसा पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं कि उनको कठिन परिस्थितियों में अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी। तो क्या आपको संघर्ष के उन दिनों की कुछ स्मृतियां आपके जहन में हों, आपके मन मस्तिष्क में अभी भी हों, जो आप हमारे पाठकों से साझा करना चाहते हैं? और उस दौर में, पूरे दौर में आपकी माताश्री का कितना योगदान था शरद जी की इस साहित्य यात्रा में? जी, शरद जी शुरू से ही ये मानते थे कि आजादी आ गई है और अब जाति वगैरह का कोई मूल्य उस तरह से नहीं रह गया है। लोग इंसानों से ज्यादा जो है चाहेंगे और जानना चाहेंगे। और जो पूरी उनकी इस तरह से यात्रा शुरू हुई तो वो कहीं स्कूल से ही, उनके पिताजी चाहते थे कि नौकरी करें, तो वो छुप के लिखना, परिक्रमा लिखा करते थे नई दुनिया के लिए, राहुल बारपुटे उसके संपादक थे, तो वो ब्रह्मपुत्र के नाम से लिखा करते थे। अच्छा। और मध्य प्रदेश में एक बहुत ही
वेल नोन राइटर के रूप में जाने लग गए थे, प्रतिष्ठित लेखक के रूप में अपने कॉलेज के दिनों में जाने लग गए थे शरद जी। और फिर उसके बाद जब सरकारी नौकरी कर रहे थे तब व्यंग्य लिख रहे थे, तो लगातार एक तरह के प्रेशर चलते रहे। और इरफाना जी रेडियो स्टेशन भी करती थी, रेडियो की ए ग्रेड आर्टिस्ट थी, वो थिएटर भी किया करती थी, वो अपने समय से बहुत आगे बढ़ी हुई महिला थी, बहुत समझदार थी वो। और एक बार शरद जी ने उनको आके कहा कि कल नौकरी छोड़ रहा हूं मैं। अच्छा। और इरफाना जी ने कहा अच्छा ठीक है। इसके अलावा इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई और भविष्य में भी कभी कोई चर्चा नहीं हुई। क्या बात है, कितना मुश्किल काम था ये सुनना कि मैं नौकरी छोड़ आया हूँ और उसके बाद कुछ भी नहीं कहना। कितना सुकून देने वाली बात होगी शरद जी के लिए। और निश्चित रूप से वो एक मूर्धन्य व्यंग्यकार थे जिन्होंने आज़ादी के बाद का जो व्यंग्य का स्तर था उसको न केवल ऊपर तक पहुंचाया बल्कि व्यंग्य को शिखर तक ले जाने में शरद जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा था। आपको उनकी रचनाओं का कौन सा ऐसा पक्ष है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता रहा? देखिए, शरद जी की रचनाएं चाहे कवि सम्मेलन हो और चाहे आप चकल्लस की बात करें, मुंबई चकल्लस की बात करें या दूसरे जो देश भर में कार्यक्रम हुआ करते थे, तो एक समय कवि सम्मेलन के मंच पे या विविध पत्र पत्रिकाएं हैं या अखबार हैं, सभी जगह पे शरद जी जो थे बिल्कुल छाए हुए थे जी। और उनकी लेखनी उस तरह से जो है वो अपने अलग अलग आयामों में सामने आ रही थी और शरद जी अलग अलग ढंग से उसको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे और चाह रहे थे कि लोग जो है अलग अलग विधा देखें उनकी। और ये एक सिलसिला ऐसा मजबूत हुआ है और इतना खूबसूरत एक सिलसिला रहा है कि इसमें कई जगह शरद जी की जो है रचनाएं हैं वो एक माइलस्टोन की तरह, एक मील का पत्थर की तरह साबित हुई हैं। और बल्कि देश का हम इतिहास जानने की बात करें कि सचमुच क्या हो रहा था उस समय, तो जैसा कि ज्ञान चतुर्वेदी ने भी कहीं कहा है कि अब देश का इतिहास अगर आप जानना चाहते हैं या अगर आप समझना चाहते हैं कि जो कुछ भी चल रहा है उसकी दरअसल स्थिति क्या थी, तो आप शरद जी के लेख पढ़िए। तो उनके रचना जो क्रम है उसमें वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आपने जैसे अभी पहले बताया कि आपके घर में बहुत से साहित्यकार आते थे, एक साहित्यिक माहौल था आपके घर में। कुछ याद है आपको कि कौन कौन से बड़े लेखक आते थे और वो क्या चर्चाएं होती थी, कितना ठहाका लगता था, कितनी गंभीरता होती थी? जी 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 नहीं, ये शरद जी के समय तो एक तो बहुत वो एक समय जिसको हम कह सकते हैं कि स्वर्णिम समय था हिंदी साहित्य का। तो एक से एक बेहतरीन नाम और सबकी शैलियां बहुत अलग थी, सबके लिखने के तरीके बहुत अलग थे, सबको अपनी बात कहने की, और सबसे बड़ी बात है कि सबकी फितरत और इंटेंशन जो था वो बहुत अलग ढंग का था। वो आजादी के बाद का भी शायद कारण था और उस समय के लोगों की जो अपनी एक जैसे कहते हैं कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, आम लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, अपनी बात कहने की कोशिश करना चाहते थे। तो प्रभाष जी हमारे यहाँ बहुत आते थे, प्रभाष जोशी बहुत आते थे। फिर हमारे यहाँ तसाई जी कुछ दिनों कभी बीच में बीमार पड़े थे भोपाल, तो वो आए थे। नागार्जुन जी आए थे। भोपाल में भी बहुत सारे साहित्यकार थे उस समय। शरद जी के थोड़ा आगे जो हमारी आगे की पंक्ति थी वहां पर दुष्यंत कुमार जी रहते थे। तो दुष्यंत जी और पापा की लगातार कुछ न कुछ कहा सुनी होती रहती थी। तो उनके पास एक लाल गाड़ी हुआ करती थी, तो वो उसमें आते थे और मम्मी से बात करते थे, चाय पीते थे उस तरफ मुंह करके, और अपनी जो बात कहनी होती थी, जो शरद जी को कहनी होती थी दरअसल, पर वो मम्मी से कह के, माता जी से कह के चले जाते। अच्छा अच्छा, उनको लगता था कि शरद जी के जो तेवर थे उनको देखते हुए उनको ऐसा लगता होगा, तो वो आपकी माता जी को वो कह के चले जाते थे। बहुत अच्छी बात बताई आपने। नेहा जी, श्रोताओं, व्यंग्य के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं देश की सुपरिचित टीवी कलाकार, फिल्म कलाकार और व्यंग्यकार
श्री नेहा शरद जी को। नेहा शरद जी, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मूर्धन्य व्यंग्यकार शरद जोशी जी की सुयोग्य पुत्री हैं। बातचीत का ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा, लेकिन आइए इस बीच हम सुनते हैं शरद जोशी जी का एक बहुत ही चुटीला व्यंग्य। उधार का अनंत आकाश। उधार लेना एक कला है और उसे नहीं लौटाना उससे बड़ी कला है। इनमें परस्पर BA MA का संबंध है, यानी जो BA करता है वो फिर धीरे धीरे MA कर ही लेता है। जो उधार लेता है उसे धीरे धीरे नहीं लौटाना सीख ही जाता है। ये एक साधना है, जो इसमें सिद्ध हो गया उसका जीवन सफल है। सतत प्रयास, सूझबूझ, धैर्य, मधुर भाषण और अध्यवसाय से आदमी उधार लेने और ना लौटाने में कुशल हो जाता है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी परस्पर उधार की कहानी है। पशु एक दूसरे से उधार नहीं लेते। उधार के मूल में एक गहरा दर्शन है। क्या है मैं नहीं कह सकता, पर कोई न कोई होगा जरूर। जो गुण हमारी राष्ट्रीय और निजी जीवन की विशेषता बन गया है, उसके मूल में कोई न कोई दर्शन जरूर होगा। उधार लेना मनुष्य के आशावादी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, और उधार देना तो आशावाद की इंतहा है। हमारा जीवन, समाज, सारा देश उधार पर टिका हुआ है। मानव जाति दो भागों में बटी है, वो जो उधार लेते हैं और वो जो उधार देते हैं। आदमी आदमी के बीच आज उधार के ही छोटे मोटे पुल है। जब ये पुल टूट जाएंगे, आदमी अकेला रह जाएगा। उधार हमारी मूल जीवन शक्ति है। कई लोग इस उम्मीद में जी रहे हैं कि वो उधार वसूल कर लेंगे, और कई लोग इस विश्वास के साथ जी रहे हैं कि कभी नहीं लौटाएंगे। उनका जीवन सफल है। उधार ही वो धार है जो सतत चली आ रही है। हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के खेत उसी से लहरा रहे हैं। ये जीवन धारा है, अमृत धारा है। हमारे देश में उधार के लिए सबसे अच्छी परिस्थितियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आदमी जानता है कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में लौटा देंगे। ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी किसी धर्म में नहीं है जैसी हमारे हिंदू धर्म में है। आत्मा स्थायी पूंजी है जो अमर है। शरीर एक बद्दुआ है। महत्व बदुए का नहीं, लेन देन की उस महान परंपरा का है जो चली आ रही है। हर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के नाम कर्ज छोड़ गई, और हर नई पीढ़ी ने कर्ज चुकाने से साफ इनकार कर दिया। उधार एक परंपरा है। उधार ना लौटाना, परंपरा से विद्रोह। गालिब जो उधार की पी गए, वो क्या बाद के शायर चुकाएंगे? निराला ने जो कर्ज नहीं लौटाया, उसे क्या हम लौटाएंगे? हम गालिब और निराला के वंशज, हम नया कर्ज लेंगे, पुराने लौटाएंगे नहीं। जो अंगूठा दिखा सकते हैं, उन्हें ही हाथ फैलाने का अधिकार है। हम सिर से पैर तक कर्ज से डूबे हुए हैं, पर क्या आप मछली को पानी में डूबा हुआ कह सकते हैं? यही तो उसका जीवन है। हमें कर्ज के पानी से निकालोगे तो हम तड़पने लगेंगे। हम फिर पानी में कूदेंगे, यानी कर्ज ले लेंगे। और आदमी ही नहीं, देश भी उधार लेता है। हमारे वित्त मंत्रालय को चाहिए कि अपने कार्यालय के सामने कोलंबस की प्रतिमा लगाए। यदि वो अमेरिका नहीं खोजता तो फिर हम कहां से उधार लेते? और अमेरिका ही क्या, आप जो देश बताओ हम उसी से उधार ले ले। ये सृष्टि कितनी विराट है, कितने देश हैं, कितने द्वीप हैं छोटे छोटे। हम सब से उधार ले सकते हैं। यदि सब हमें थोड़ा थोड़ा उधार दें तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर हमारा तो बजट बन जाएगा। उधार की सीमा अनंत आकाश है। ये चांद, ये तारे, देखो एक रॉकेट चांद की तरफ जा रहा है। कोई इसमें हमारे वित्त मंत्री को बिठा दे, वो वहाँ से भी कर्ज ले आएंगे। ये आकाश कितना फैला हुआ है, और हमें तो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा उधार चाहिए। कुछ लोग कर्ज को भार मानते हैं। कर्ज भार नहीं है, ये तो गैस का गुब्बारा है जो हमें ऊपर उठाता है, आकाश की सैर कराता है। अगर गैस का गुब्बारा बड़ा हो तो वो भार तो नहीं होता। और जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है, कर्ज लेना न केवल हमारा अधिकार है, वरन कर्तव्य भी। उधार लेना राष्ट्र के विकास में सक्रिय योग देना है। बैंक इसे इशारा करके बुलाते हैं, फुसलाते हैं, बहलाते हैं। कर्ज ले लो, चारों तरफ बैंक है और बीच में मैं अकेला। मैं क्या कर सकता हूँ? अर्थ की इन मेनकाओं के सामने मेरे धीरज का विश्वामित्र टूट जाता है और मैं उधार ले लेता हूँ। चांद, तारे, अमेरिका, रूस, जापान, जान अनजान, मित्र और अनगिनत बैंकों वाले इस संसार में हमें उधार लेने से कौन रोक सकता है? मित्रों, उठो और उधार लो। देखो, तुम्हारे समीप ही वह व्यक्ति है जो दे सकता है। आप सुन रहे हैं
व्यंग के रंग प्रभात के संग। जी, वक्त हो गया है बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। जी नेहा जी, फिर से स्वागत है आपका। एक बात मैं और पूछना चाह रहा हूं कि शरद जोशी जी ने 2 नाटक जो उनके काफी लोकप्रिय रहे, अंधों का हाथी और एक था गधा उर्फ अलादाद खां, ये 2 नाटक उनके आज भी जहां पर भी मंचित होते हैं लोग बहुत चाव के साथ वहां पहुंचते हैं, देखते हैं और उसको पसंद भी करते हैं। नाटकों में हास्य तो हम बहुतायत देखते रहते हैं, देखने को मिलता भी है, लेकिन जहां तक व्यंग्य का सवाल है, खालिस व्यंग्य नाटक बहुत कम लिखे गए। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। शरद जी व्यंग्य नाटक ही लिखना चाहते थे जी। और चूंकि हमारे यहाँ उस विधा पे बहुत कार्य नहीं किया गया है, तो वो एक कारण हो सकता है कि व्यंग्यकारों ने अधिकांशतः लेख लिखे हैं, लेकिन व्यंग्य की जो दूसरी शैलियां जो हैं, मतलब आप चाहें तो आप कविता में बहुत व्यंग्य था पहले, ऐसी व्यंग्यात्मक कविताएं आया करती थी या लेख आया करता, या नाटक की बात हुई या फिर कहानियों की बात हुई, तो उस तरह से जो काम होना था वो शरद जी के अलावा कुछ उस समय 2-3 नाम ही ऐसे थे वरिष्ठ जिन्होंने इसमें हाथ आजमाया। जैसे श्रीराज शुक्ल जी की हम बात करते हैं तो हमें पूरा एक खाका याद आ जाता है, और हमें याद आ जाता है कि व्यंग्य पे बहुत अद्भुत काम किया जा सकता है, लेकिन उस तरह से उस काम को बढ़ाने वाले लोग बहुत कम रहे। और शरद जी तो देश को कम से कम 10-12 व्यंग्य नाटक देकर जाना चाहते थे, और उन्होंने ये बात बहुत विनम्रता से समझाई भी थी कि हमारे यहाँ रॉयल्टी देने का कॉन्सेप्ट है नहीं नाटकों में। तो उन्होंने कहा था कि ये मैं जो अपना समय जो है मंचों पे व्यस्त कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी जो लगा रहा हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों ने लेख सुने हैं, उनके ऑडियो बन चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ अब मैं कुछ नया लिखूं, अब मैं कुछ नया दूं। मैं उपन्यास लिखना चाह रहे थे वो, कविताएं लिखना चाह रहे थे वो चाह रहे थे अलग अलग ढंग के नाटक लिखना, लेकिन उनका जो समय था वो उस तरह से जो बट गया, उसकी वजह से कई बार मुझे बहुत लगता है कि शरद जी और भी बहुत कुछ, हालांकि शरद जी ने तो 4,500 लेख लिखे हैं, और शरद जी ने जितना काम किया है, और ये जो 2 लेख हैं, जो 2 नाटक हैं, देश विदेश में खेले गए हैं, इतने वर्षों से खेले जा रहे हैं। अभी पिछले माह इसका पुणे में 2 शो हुए हैं, लगातार शोज होते रहते हैं, और लोग बहुत इसको मतलब आज भी याद करते हैं कि हम शो करना चाहते हैं, या नाटक के लिए ट्रांसलेशन के लिए या दूसरी तरह से मुझे कॉल आते रहते हैं। तो ये जो है, आप सच कह रहे हैं कि इस विधा पे और काम किया जाना चाहिए, है। व्यंग्य नाटक और हैं, और कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने व्यंग्य नाटक लिखे हैं, लेकिन ऐसा इसमें काम और हो सकता है, जितनी संभावनाएं इसमें हैं, और शरद जी जितना देना चाह रहे थे वो नहीं दे पाए। एक और अधूरा नाटक है शरद जी का, बिल्कुल वो शकुंतला, और उस समय के पूरे उत्सव वाला जो एक फिल्म शरद जी ने डायलॉग्स लिखे थे, तो उसी समय वो एक नाटक वैसे लिख रहे थे, तो वो नाटक भी अधूरा पड़ा हुआ है शरद जी का। तो ऐसे बहुत सारे काम थे जो करना चाह रहे थे और उसको क्रिएट करना चाह रहे थे। कुछ लोगों ने शरद जी की कहानियों पे नाटक, सीमा पहावा जी हैं जैसे, या प्रीता माथुर हैं, तो ऐसे कई लोगों ने शरद जी की कहानियों पर भी, सलीम शाह हैं, तो कहानियों पे भी नाटक किए हैं, और वो भी काफी लोगों ने पसंद किए हैं। तो उससे भी काफी मुझे लगता है नए लेखक जैसे तैयार हुए हैं, जिन्होंने जैसे सीमा पहावा जी ने शरद जोशी एक्सप्रेस नाम दिया था। अच्छा। और अलग अलग कहानियों में अलग अलग ट्रेन से अलग अलग पात्र उतरते हैं। शरद जोशी एक्सप्रेस खड़ी हुई है मंच पे, एक बड़ी सी ट्रेन उन्होंने खड़ी की थी, और उसमें जो पात्र उतर रहे थे, और शरद जी की अलग अलग कहानियों के वो पात्र थे, और अपनी कहानी सुना के वो जाते हैं। तो ऐसे सुंदर प्रयोग भी लोगों ने शरद जी के जाने के बाद किए हैं। मुझे लगता है वो बहुत सुंदर श्रद्धांजलि है लेखक के लिए भी। प्रीता माथुर करती हैं वो शरद जी का एक जासूस घुंडीराज के कारनामे एक नाटक है, शकुंतला की कहानी पर है वो पूरा। तो हाँ, तो वो बहुत सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं। वो दिनेश जी ने निर्देशित किया था उसको, और सलीम शाह जो है वो शरद जी की
प्रेम कथाओं पे करते हैं नाटक, तो उस तरह से भी लोग याद करते हैं। और ये नाटक तो खेल ही जाते हैं बहरहाल जी। पर हाँ, बहुत कुछ उसमें का संभावनाएं हैं और शरद जी बहुत कुछ करना चाह रहे थे जी। जी। आप भी क्योंकि अभिनय से जुड़ी हुई रही हैं, मंच पे भी आपने बहुत नाटक में काम किया, नाटकों में, और उसके अलावा आपने टीवी सीरियल, फिल्मों में भी काम किया। क्या कभी आपने अपने पिताजी से इस तरह की कोई बात कही कि वो आपके लिए कुछ लिखें जिसमें आप प्रमुख भूमिका में हों? मेरा तो कुछ इट्टा में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कॉलेज में, और वहीं उस वक्त इट्टा को जरूरत थी एक्ट्रेस की। तो मेरा अपने आप ही काम शुरू हुआ और इट्टा में मैंने परफॉर्म किया, और उसी समय प्राइवेट चैनल्स आने शुरू हो गए जी। और मुझे प्राइवेट चैनल्स में सारे जितने भी हिंदुस्तान के प्राइवेट चैनल्स हैं, मेरे ख्याल से उनके शुरुआती सीरियल्स में सब में ही मैंने काम किया हुआ है जी। तो मेरा एक अलग कहानी, एक अलग सिलसिला बनता चला गया। शरद जी के समय शरद जी ने मेरे शायद 3-4 प्रोजेक्ट ही देखे हैं शरद जी, तो उस समय मैंने बहुत काम किया नहीं था, लेकिन एक सीरियल थी ये दुनिया है गजब की, तो उसमें ये सारी ये जो है जिंदगी की टीम थी, और एक कैरेक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, टीकू तलसानिया राजा थे उसमें, राजा की बेटी राजकुमारी का एक रोल था, तो उसमें मुझे लिया गया। शरद जी लिखा करते थे उस सीरियल को, शरद जी लिखा करते थे वो भी काफी लोगों ने पसंद की थी सीरियल, लेकिन शरद जी को झिझक होती थी मेरी पंक्तियां लिखने में जी। श्रोताओं वो कहते थे कि मुझे नहीं कि मैं पंक्तियां बेटी के लिए कैसे लिखूं, तो लेकिन हाँ, बस एक वही हमने प्रोजेक्ट साथ में किया जी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें, आज देश के मूर्धन्य व्यंग्यकार श्रद्धेय शरद जोशी जी की जयंती है, और इस अवसर पर बॉक्स एफएम के माध्यम से हम बातचीत कर रहे हैं शरद यात्रा पर उनकी सुयोग्य पुत्री नेहा शरद जी से। आपने अभी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का जिक्र किया, और देखिए कि संयोग की बात है कि ज्ञान चतुर्वेदी जी हमसे जुड़े हैं और वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। शरद जोशी जैसे लेखक पर और शरद जोशी जैसे व्यक्तित्व पर, शरद जोशी जैसे आदमी पर बोलना बहुत कठिन है। उनको लेखन को नापना तो बहुत कठिन है। आज तक कोई उनके लेखन को उस तरह से एनालाइज ही नहीं कर पाया कि उस लेखन में क्या ऐसा था। कितने प्रयोग भाषा के तौर पर, विषय के तौर पर, व्यंग्य के कितने कोण जो आप सोचते ही नहीं है, उन कोणों से एक रचना को डेवलप करना, तैयार करना, ये शरद जोशी काम था। उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम उस पर बात करेंगे जिस पर सबसे कठिन है। वो एक बहुत, उनको शरद जोशी ऐसा आदमी, मैंने तो शरद जोशी को पढ़ा खूब है, 10 बार पढ़ा है, लगभग आद्योपांत पढ़ा है। तो लिखने उनके बोल, क्या लिखा, कैसा लिखा, क्या प्रयोग हैं, कहाँ तक ले जाते हैं व्यंग को, उस पर बात करने के लिए तो एक बहुत लंबा घंटे भर की बात चाहिए। तो कम से कम उसको जस्ट ऊपर से टच करने के लिए हम उसकी बात नहीं करते। पर मैं उन सौभाग्यशालियों में से हूँ जो बिल्कुल अपने लेखन के शुरुआत में शरद जोशी को व्यक्तिगत तौर पर उनके संपर्क में आया, उनके परिवार का सदस्य जैसा बना, उनकी बेटियों को मैंने जाना, इरफाना जी के का स्नेह मिला जब वो भोपाल में ही थे, तब उनके घर के बने अचार खाए हम लोगों ने। हमारी शादी हुई थी नई और हम उनके घर जाया करते थे, मैं और मेरी पत्नी शशि। मैंने तब से देखा, और इस आदमी को एनालाइज करना ऐसे कठिन है कि इतना खांटी, ईमानदार और बेबाक और समझौते से जितना दूर हो सकते हैं, कहीं जो उनके सिद्धांत हैं उसके विरुद्ध कुछ भी समझौता वो जिंदगी से नहीं कर सकते थे, अफसरों से नहीं कर सकते थे, राजनीति से नहीं कर सकते थे, किसी से नहीं। मेरे पास 50 किस्से हैं उनके। पर वो हम जैसे लोग जो दुनियादारी को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और दुनियादारी के एंगल देखते, तो बड़ा आश्चर्य होता है, आदमी क्यों नहीं समझौता कर लेता, कहाँ अड़ जाता है, क्यों नहीं ऐसा करता। 50 पुरस्कार, 50 चीजें, और अंततः उनको भोपाल से जो बाहर जाना पड़ा। पर उन्होंने देखिए ना, मुसीबत को भी अपना गुण बना लिया, अपॉर्चुनिटी बना ली, कि जब भोपाल से लोगों ने मिलजुल के निकलवा दिया उनको, अफसरशाही ने, तो उन्होंने बम्बई जाके जमे और फिल्मों में
और टीवी में वो नाम कमाया जो भोपाल रह के शायद नहीं कमा पाते। तो वो बहुत बड़े व्यक्ति भी थे। वो बताते हैं कि व्यक्ति के तौर पे कैसा होना चाहिए, और जब व्यक्ति के तौर पे ऐसा हो गए तो आप कितना अद्भुत लिख सकते हैं वो बताते। उनके बच्चियों से उनके संबंध, और बच्चियां आज जो अच्छे काम कर रही हैं, चाहे नेहा हो, चाहे ऋचा हो, चाहे वानी हो, इन बच्चियों से उनके संबंध भी मैंने देखे। वो एक बिल्कुल अलग कहानी है जो अभी नहीं कही जा सकती है। बस मैं उनको याद कर रहा हूँ आज के दिन, और नेहा को धन्यवाद देता हूँ कि नेहा उनके बारे में जो बताएंगी वो मैं भी सुनूंगा। मुझे मौका मिला ये बोलने का उनके बारे में थोड़ा सा। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आपने सुना डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी ने शरद जी के बारे में जो कुछ भी कहा। नेहा जी, फिर से स्वागत है आपका। एक सवाल और मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि शरद जोशी जी के उपन्यास कर्म पर अगर हम चर्चा करें तो एकमात्र उपन्यास मैं और केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए, एक ही उपन्यास चर्चा में आया। हाँ। आपको क्या लगता है कि वो क्या कारण रहे कि शरद जी उपन्यास पर बहुत अधिक काम नहीं कर पाए? शरद जी का जो सारा फोकस था, जैसे मैंने कहा कि उनकी जो सारा कार्यशैली थी वो आम आदमी की समस्याओं से जुड़ी हुई थी, और कॉलम लिखना उनके लिए प्रमुख काम था। बाकी जो है वो जो है उससे बहुत अधिक जो ध्यान उन्होंने दिया वो रोज कॉलम लिखने में, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो पत्र पत्रिकाएं हो, वो लगातार उसी के लिए लिखते रहे। तो वो जो विषय है, सामयिक विषय है जो सामने आ रहा है, और शरद जी लगातार लिखते रहे, छपते रहे, तो वो एक बहुत सिलसिला बड़ा सुंदर उनके साथ बनता रहे कि उनको राहुल बारपेटे जैसे योग्य संपादक सबसे पहले मिले, फिर उसके बाद भी जो एक लगातार सिलसिला चलता रहा उनका, कि एक से एक संपादक उनके साथ जुड़ते गए। तो सारा जो अधिकांश समय उनका जो था वो लेख लिखने में, और उनको भी जो लगता था कि उसमें ज्यादा समय दिया। यदि एक अधूरा उपन्यास था जो लिखा है, पूरा नहीं हुआ था। और एसपी सिंह, आप अवश्य जानते होंगे एसपी सिंह साहब को। तो शरद जी के जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमें अप्रकाशित शरद जी का कोई काम चाहिए, और फिर इंडिया टुडे में एक बहुत बड़े फ्रंट पेज पे उन्होंने श्रद्धांजलि में ये लेख ये उपन्यास लगाया था, और पोस्टर्स वगैरह इसके पूरे देश भर में बड़े बने थे शरद जी के चित्र के साथ। तो ये जो है मुझे लगता है कहीं छूट गया। वो एक बहुत बड़ा शरद जी के पास में था, वो मादा बहुत रखते थे। वो उनके पास अलग अलग विषय, अलग अलग शैली, अलग अलग सोच, और बहुत नया बहुत देना चाहते थे, बहुत कुछ अधिक देना चाहते थे। तो उसमें कहीं जो है उपन्यास लिखना, नाटक जैसे आपने कहा व्यंग नाटक, वो कहीं जो है सिलसिला कम रहा। लेकिन शरद जी ने जैसे खुद कहा था कि मेरे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज देश में क्या समस्याएं हैं और व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है। और मुझे मालूम है कि ये लेख शायद 3 दिन बाद पुराना भी हो जाए, लेकिन मैं ये लेख लिखूंगा। तो ये उनकी अपनी सोच थी, और ये उनके लिए जरूरी था कि वो लेख लगातार देश से जुड़े रहे और देश के लिए लिखते रहे। जी, एक बात आपने अभी बताई कि काफ़ी सारे देश के मूर्धन्य संपादक भी थे अखबारों के, पत्रिकाओं के, जो शरद जी के बहुत नज़दीक रहे। मुझे याद आता है हल्का सा, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मैंने बहुत पहले एक यूट्यूब पर एक बात देखी थी कि धर्मवीर भारती जो धर्मयुग के संपादक हुआ करते थे, वहाँ छपना वाकायदा बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। एक बार भारती जी ने जिक्र किया था कि शरद जोशी जी ने मुझे एक व्यंग भेजा, मैंने उसे अस्वीकृत कर दिया, फिर उन्होंने दूसरा व्यंग भेजा, उसको भी अस्वीकृत कर दिया, तीसरा भी अस्वीकृत कर दिया, लेकिन चौथा व्यंग जब उन्होंने लिख के भेजा तो मैं पढ़कर अवाक रह गया। और वो व्यंग छपा धर्मयुग में, और उसके बाद तो ऐसा सिलसिला चला कि शरद जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो कहीं पर यह भी कहा कि अगर कोई लेखक अस्वीकृति से डर जाता है तो संभवतः इस देश में बहुत बड़े साहित्यकार या लेखक होते ही नहीं। आपको धर्मवीर भारती जी से उनकी जो दोस्ती है उसके बारे में कोई अगर आपको कुछ किस्से या कोई ऐसी बातें स्मृति में हो आपकी, तो हमको हमारे श्रोताओं से साझा करें। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न पूछा मुझसे।
भारती जी और शरद जी ने बहुत लंबी और बहुत महत्वपूर्ण पारी खेली है जी। और ये 60 के दशक से कहीं शुरुआत हुई इसकी। और जो ये 3 लेख शरद जी के प्रकाशित रिजेक्ट हुए थे, वो कहानी जो बात है, सिलसिला किस्सा है, वो शरद जी ने ही सुनाया है कहीं जी। तो उसमें एक दोनों की बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, दोनों की एक बहुत अच्छी समझ, वो संपादक कैसे हैं, वो कैसी पत्रिका चला रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, और शरद जी किस तरह के लेखक हैं और क्या लिखते हैं और किसके लिए बिल्कुल इनकार कर देते हैं, इसकी भी बहुत समझ भारती जी। दोनों एक दूसरे से मिले बगैर चिट्ठियों में, पत्र में, माध्यम से एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लग गए थे, जानने लग गए थे। और वहीं कहीं मैं कहती हूँ कि शरद जी का भी एक लेखक की क्या होता है, जो आपकी यात्रा होती है, तो शरद जी को कहीं ना कहीं जो है कि भाई राहुल बारपुते मिले, उसके बाद राजेंद्र माथुर का एक बहुत साथ शरद जी को रहा। राजेंद्र माथुर जी नई दुनिया में जैसे लिखते रहे थे, हिंदुस्तान में पहली बार जो एक अलग अलग पत्रिकाएं, जो उनके अलग अलग अखबार देश भर में जो गए हैं, वो पहली बार माथुर साहब ने किया था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आज पत्र जो है महाराष्ट्र में भी आ रहा है और वो मध्य प्रदेश में भी है और वो ये सारा जो सिलसिला और ये सारा जो जाल और ये सारी जो चेन बनाई है, ये बहुत बड़ा काम राजेंद्र माथुर जी ने किया था। और उसमें शरद जी के लेख छपा करते थे और दोनों पुराने बहुत मित्र थे। और वहां से संपादकों का एक सिलसिला शरद जी का शुरू हुआ। उसमें प्रभाष जोशी भी आ गए, राजकुमार केसवानी भी आ गए, उसमें कई नाम थे। उसमें बड़ा एक महत्वपूर्ण नाम भारती जी का था। भारती जी और शरद जी में मतलब धर्मियों ऐसा हो गया था उस समय कि लोग प्रतीक्षा करते थे कि अगली बार क्या लेख आने वाला है और अगली बार शरद जी क्या लिखने वाले हैं, कि चुनाव एक मुर्गा गीति आएगा, कि चुनाव गीति का सरलार्थ शरद जी का लेख आने वाला है, या क्रिकेट का अंधा युग उनकी जो बहुत चर्चित कृति है, उसकी पैरोडी लिखी शरद जी ने और उन्हीं क्या पत्रिका में लिखी। तो ये जो है कि संपादक का कितना बड़ी बात है कि उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है उसके लिए एक लेखक पैरोडी भेज रहा है और वो उसको छाप भी रही है जी। तो इस तरह के दोनों ने बहुत प्रयोग किए। कवि अफसर और चिड़िया एक बहुत जिसे कहते हैं राजनीति में, एक इस समय की जो राजनीति थी, कवि अफसर और चिड़िया बहुत महत्वपूर्ण लेख था। बहुत ज्यादा उसकी चर्चा हुई और उसके बारे में बहुत बातें हुई और ये सारे जो है संभव हो सका क्योंकि भारती जी जैसे संपादक बैठे हुए थे। जी बिल्कुल सही बात करी। भारती जी और शरद जी के बीच में जो एक आपसी समझ थी वो इतनी गहरी थी। एक इसका और किस्सा मुझे याद आया कि भारती जी अपने चैम्बर में जब बैठते थे धर्मयुग में मुंबई में, तो उन्होंने पर्ची सिस्टम कर रखा था कि कोई मिलने वाला आएगा तो वो अपना नाम, मिलने का कारण लिख के भेजेगा और अंदर से भारती जी जब उसकी अनुमति देते थे तब उनको बुलाया जाता था। शरद जी एक बार धर्मयुग कार्यालय पहुंचे तो उनको दरबान ने कहा कि साहब पर्ची दीजिए आपके नाम की। तो उन्होंने शरद जी ने एक पर्ची में सिर्फ हूँ लिखा और अंदर भिजवाई गई वो पर्ची और वहां से भारती जी ने हाँ लिखा और शरद जी सीधे उनके चैम्बर में प्रवेश कर गए। तो इस तरह की कई बातें, बड़ी मजेदार बातें याद आती रहती हैं बीच बीच में। और श्रोताओं, हम आपको फिर से याद दिला दें कि आज देश के मूर्धन्य व्यंग्यकार श्रद्धेय शरद जोशी जी की जयंती है और इस अवसर पर हम उनके जीवन की यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनकी सहयोग की पुत्री व्यंग्यकार भी हैं, अभिनेत्री भी हैं, नेहा शरद जी, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। और अभी कुछ और लोग भी हमसे जुड़े हैं जो शरद जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। आइए पहले सुनते हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहला संदेश है देश के वरिष्ठ व्यंग्यकार डॉक्टर वागीश सारस्वत जी का। व्यंग्यकार शरद जोशी को मैं व्यंग्य ऋषि मानता हूँ और एक ऋषि जो होता है काल और काल से परे भी अपनी दृष्टि को पहुंचा सकता है। वो देख सकता है कि अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, अपने समाज में क्या हो रहा है और समाज के पार समाज को चलाने वाली जो राजनीति है उसमें क्या घटित हो रहा है।
शरद जोशी जब व्यंग लिखते थे तो उनका प्रतिदिन नवभारत टाइम्स के आखिरी पन्ने पर छपता था और मजे की बात यह है कि देश के अधिकांश पाठक नवभारत टाइम्स को आखिरी पन्ने से पढ़ना शुरू करते थे। उस वक्त के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह शरद जोशी के बहुत बड़े फैन थे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी उनका लिखा हुआ बहुत पसंद करते थे। और मजे की बात यह है कि शरद जोशी ने कभी भी किसी भी राजनेता की, कभी भी किसी भी बड़े अधिकारी की परवाह नहीं की। और यही वजह है कि जब उन्होंने राजनीतिक व्यंग्य लिखे तो उन्हें अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ी, उनको इस्तीफे देने पड़े। अंततः शरद जोशी ने मुंबई में आकर के अपना आवास बनाया और वहां फिल्मों के लिए लिखा, अखबारों के लिए लिखा। सबसे ज्यादा लिखने वाले और सबसे ज्यादा छपने वाले व्यंग्यकार शरद जोशी थे। शरद जोशी जब राजनीति पर लिखते थे तो उनका व्यंग्य गली से शुरू होता था, लेकिन गली की समस्याएं जाकर जुड़ती कहाँ हैं, ये भली भांति समझने की आवश्यकता है। इसलिए शरद जोशी के राजनीति पर लिखे हुए व्यंग्य जो गली से शुरू होते थे पर गली तक सीमित नहीं रहते थे। गली के कचरे से निकली हुई जो बात होती थी वो दिल्ली तक पहुंचती थी, दिल्ली के संबंधित मंत्रालय तक पहुंचती थी और वहां के मंत्रियों सहित अधिकारियों की भी बखिया उधेड़ी जाती थी। शरद जोशी का राजीव गांधी पर लिखा हुआ पानी का जो व्यंग्य है वो सबसे ज्यादा चर्चित व्यंग्य रहा। कवि सम्मेलनों के मंच पर भी उसको पढ़ते रहे कि पानी कैसे आता है, पानी कहाँ से आता है। चुनावों पर शरद जोशी की कलम खूब चली और उन्होंने पैनेपन से बखिया उधेड़ी है चुनाव की संरचना की, विधायकों के और सांसदों के वोट मांगने के तरीके की। क्योंकि जब चुनाव आता है तो हर कोई रिरियाता है, याचक की भूमिका में होता है और शरद जोशी ने इन तमाम चीजों को बहुत बारीकी से समझा। जहां व्यवस्था में विडंबनाएं होती हैं, जहां असंगतियां होती हैं, वहाँ व्यंग्यकार की नजर चलती है और वो पारखी नजर से उसको देख करके शल्य चिकित्सा करता है ताकि उसका व्यंग्य अगर कोई व्यवस्थापक पढ़े तो वो उस व्यवस्था में बदलाव करने के रास्ते तलाश सके। और शरद जोशी ने बहुत बढ़िया तरीके से राजनीतिक व्यंग्यों पर कलम चलाते हुए राजनीति की शल्य चिकित्सा की है, बदलाव की आवश्यकता को बताया है, ईमानदारी की पराकाष्ठा होनी चाहिए और बेईमान लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। ये शरद जोशी ने अपने व्यंग्य के माध्यम से जगह जगह पर स्थापित किया है। अगला संदेश भेजा है देश के वरिष्ठ व्यंग्यकार सुभाष चंद्र जी ने गाजियाबाद दिल्ली से। नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच शरद जी की सुपुत्री और देश की जानी मानी अभिनेत्री नेहा शरद जी हम उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और अगर मुझे शरद जी पर बात करने का अवसर दिया जाए तो मैं कहना चाहूंगा कि शरद जी अपनी विविधता के कारण, अपनी लगातार दिखाई गई प्रयोगधर्मिता के कारण और अपने शिल्प कौशल के कारण हिंदी व्यंग्य के अनन्य रचनाकार हैं। ऐसा रचनाकार व्यंग्य में दूसरा नहीं है। आप अगर व्यंग्य निबंध की बात करें, आप व्यंग्य कथा की बात करें, आप फैंटेसी की बात करें, आप उनके नाटकों की बात करें, अंधों का हाथी, एकता गदा और फलादाद खां की बात करें, तो आप देखेंगे कि शरद जी जिस भी क्षेत्र में, उपन्यास को छोड़कर जिस भी क्षेत्र में उन्होंने व्यंग्य के क्षेत्र में काम किया है वो उत्कृष्ट श्रेणी का कार्य है। आप उनकी रचनाओं में देखें तो व्यंग्य कथाओं में आप देखें सरकार का जादू बेहतरीन व्यंग्य कथा है, जीप पर सवार इल्लियां हैं। उधर आप निबंधों पे जाएं तो आप देखें हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। और अगर आप संस्मरणात्मक शैली में आप देखें, यात्रा वृतांत शैली में देखें तो भी कई रचना है। उनमें एक रचना मेरे याद आती है जो नवभारत टाइम्स में छपी थी कि बिहार जाकर नरभसाए गए शरद जोशी। इस तरह की बहुत सारी रचनाएं हैं और शरद जी ने लगातार अपने लेखन में प्रयोग धर्मिता को स्थान दिया है। उन्होंने लगातार अपने शिल्प पर काम किया है। उन्होंने लगातार ये कोशिशें की हैं कि वो अपने पाठक को कुछ न कुछ नया देने की लगातार कोशिशें वो करते रहे हैं। मैं हिंदी व्यंग्य के उस अनन्य शिल्पी को अपनी ओर से, अपने व्यंग्य जगत की ओर से, अपने साथियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर साधना बलवटे भोपाल से। शरद जी की जयंती पर आइए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ संक्षिप्त बात करें। होठों से हंसी, दिल से खुशी, आत्मा से संवेदना, जमीर से सच, जीवन से मूल्य, समाज से सुधारक,
कुछ इस तरह लापता हो गए हैं कि सारा देश ही लापतागंज हो गया है। गुम हो गए मूल्यों को खोजने का कार्य शरद जोशी की कला अनवरत करती रही। विद्रूप मानवीय सभ्यता की खुदाई करना और उस एकत्रित की हुई गंदगी को बुहारना शरद जी का प्रिय कार्य था। वे एक चिंतनशील एवं विश्लेषण परख व्यंग्यकार थे। उनके पास सूक्ष्म व गहन अंतर्दृष्टि थी। जिन वस्तुओं, घटनाओं एवं स्थितियों को आमतौर से हम उपेक्षित कर दिया करते हैं, दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा मानकर दरकिनार कर दिया करते हैं, शरद जोशी उन्हें व्यंग्य का विषय बनाकर उसके पीछे छिपे सत्य को अनावृत करते रहे। इन छोटी बड़ी बातों पर हम गौर कर भी लें तो शरद जी की तरह उन्हें व्यंग्य की उत्कृष्ट रचना में नहीं डाल सकते। शरद जी के पास लेखनी का पारस था, जिसे छूकर पिन, छिलका, साबुन, आम, सुराही, बटन और लालटेन जैसी निर्जीव वस्तुएं भी व्यंग्य का में ढलकर सजीव बन गई। महत्वपूर्ण विषयों को शरद जी की बहुफलकी कलम ने जो नश्तर चुभे हैं, साधारण से साधारण विषय पर भी अद्भुत व्यंग्य रचना उन्होंने की है। शरद जी की व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों की ही सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अत्यंत सामान्य बात भी अद्भुत एहसास तक पहुंचती है। साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे और पले बड़े, न जाने कितने संघर्ष और कठिनाइयों से उलझे शरद अत्यंत सामान्य जीवन जीते रहे, किंतु उनके अंतर का शरद एक विस्मयकारी बेजोड़ शरद है। इसी बेजोड़ शरद की चमत्कारिक लेखनी ने न केवल साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया, वरन हिंदी साहित्य में उपेक्षित व्यंग्य को भी विधा के रूप में स्थापित किया। नमस्कार, मैं पिलकेंद्र अरोरा महाकाल की नगरी उज्जैन से। उज्जैन जो जन्म स्थली भी रही है व्यंग्य पुरोधा शरद जोशी जी की, और हम उज्जैन वासियों को इस बात का गर्व है, इस बात का गौरव है। और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि मुझे कई बार शरद जी से मिलने का, उनसे बातचीत करने का और उनके सानिध्य का स्वर्णिम अवसर मिला। बॉक्स एफएम और प्रभात गोस्वामी जी को साधुवाद कि आज वे व्यंग्य पुरोधा शरद जी की जन्म जयंती प्रसंग पर उन्होंने उनकी यशस्वी पुत्री, प्रख्यात अभिनेत्री और व्यंग्यकार नेहा शरद जी को बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं नेहा शरद जी का भी अभिनंदन करता हूँ। शरद जी वास्तव में व्यंग्य के खुले विश्वविद्यालय थे। उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से प्रेरित होकर व्यंग्य की एक पूरी पीढ़ी शिक्षित हुई है, प्रशिक्षित हुई है, दीक्षित हुई है। वे युग द्रष्टा साहित्यकार ही नहीं थे, बल्कि युग स्रष्टा साहित्यकार भी थे। उन्होंने अपनी कालजयी, सशक्त और मारक व्यंग्य रचनाओं से व्यंग्य में एक नए युग का सूत्रपात किया था। एक नई सामाजिक चेतना, एक नई राजनीतिक चेतना जागृत की थी। याद आते हैं उनके मुखर और प्रखर व्यंग्य, उनके टीवी सीरियल के रोचक रंजक संवाद, उनकी फिल्मी पटकथाएं और उसके संवाद और काव्य मंचों पर उनकी अद्भुत, विलक्षण और अप्रतिम व्यंग्य पाठ करने की क्षमता, जो कवि सम्मेलनों की सफलता की गारंटी भी हुआ करती थी। आज मैं और मेरी पीढ़ी के सैकड़ों व्यंग्यकार व्यंग्य के उस महान प्रकाश स्तंभ के आलोक में ही अपना रचना कर्म कर रहे हैं। ऐसे आदर्श, ऐसे प्रेरक और ऐसे मार्गदर्शक युग स्रष्टा व्यंग्य पुरोधा की पावन स्मृति को शत शत प्रणाम और धन्यवाद बॉक्स एफएम कि आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुझे एक अवसर प्रदान किया गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे श्रोता मित्रों को गुजरात से ख्याति पुरोहित का प्यार भरा नमस्कार। शरद जोशी जी हमारे जीवन के आसपास जो कुछ भी बिखरा पड़ा था, उन सबको शरद जी ने अपने मुद्रित एवं दृश्य श्राव्य माध्यम लेखन का विषय बनाया था। शरद जी के लेखन की रग आम आदमी का दर्द था। उन्होंने जीवन भर सामान्य जनता को केंद्र में रखकर ही लेखन कार्य किया था। यदि यह कहा जाए न कि शरद जी का पहला प्यार लेखन था, तो उनका दूसरा प्यार आम आदमी था। आम आदमी के इर्द गिर्द के परिवेश को ही शरद जी अपना सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मानते थे और इसी वातावरण से उनको उनकी रचना के विषय, सामग्री और स्वरूप मिलते रहते थे। उनका संपूर्ण लेखन विकृति, विसंगति और विडंबना के खिलाफ रहा। सामान्य विषयों को लेकर असामान्य प्रस्तुति शरद जी की लेखन की विशेषता रही है। हालांकि साधारण विषयों को शरद जी भाषाई विभिन्नता की सहायता से असाधारण स्वरूप प्रदान करते थे। वे बेहद संवेदनशील और प्रतिभावान व्यक्ति थे।
और उनके लेखन के प्रति उनकी समर्पण की भावना थी। उनके पास गहन विचार, अनुभव की खान और साथ में भाषा की स्पष्टता थी। विषय के प्रति गहरी समझ और मजबूत पकड़ के जरिए वे बेहतरीन भाषा शैली का प्रयोग करते थे। विभिन्न भाषाओं एवं शब्दों का अद्भुत प्रस्तुतिकरण ही उनकी लोकप्रियता का राज था। शरद जी के लेखन के संप्रेषण की सफलता उनकी भाषा है। शरद जी के मुद्रित एवं दृश्य श्राव्य लेखन को पढ़ने देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि वे आम आदमी की जुबान थे। इंदौर से मैं ब्रजेश कानूनगो बोल रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य रहा श्री शरद जोशी की रचनाओं को पढ़ने के अलावा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा के तुरंत बाद उनके साथ कुछ घंटे बिताने का अवसर भी मिला था। कहते हैं सुख और खुशी के क्षण हमें ईश्वर से वरदान स्वरूप मिलते हैं और इन्हीं क्षणों में से वे क्षण जो हिंदी के समर्थ व्यंग लेखक के साथ बिताए गए हों और भी अविस्मरणीय हो जाते हैं। अपनी रचनाओं के जरिए तो वे हमें हंसाते ही थे, लेकिन उनकी उपस्थिति भी उनकी बातचीत में कटाक्ष, हाजिर जवाबी और तात्कालिक विट के जरिए गुदगुदाने के साथ व्यंग के बीज उपलब्ध कराने में समर्थ होती थी उनकी बातचीत। व्यक्तित्व की यही विशेषता संभवतः प्रतिदिन उनके लिए व्यंग लिखने का काम थोड़ा सुगम जरूर कर देती होंगी। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। फिर से स्वागत है नेहा जी। एक सवाल और मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा कब हम व्यंग की दुनिया से मुंबई की माया नगरी की तरफ चलते हैं। शरद जी ने पहला सिटकॉम सीरियल ये जो है जिंदगी लिखा बहुत लोकप्रिय था और बहुत लोगों की पसंद था। और मुझे याद है हम बीकानेर में थे और उस दौर में जब हम लोग और ये जो है जिंदगी का वक्त होता था 9 बजे के आसपास, तो लोग बाहर खड़े भागते थे घरों में इन सीरियल्स को देखने के लिए। और उसके बाद में उन्होंने विक्रम बेताल, वाह जनाब जैसे अनेक बहुत ही चर्चित टीवी सीरियल्स लिखे, फिल्मों में संवाद भी लिखे और बहुत सा काम किया उन्होंने। क्या आपको उनके द्वारा लिखे गए किसी सीरियल में काम करने का अवसर मिला? जैसा मैंने बताया कि मैं छोटी थी और 3-4 प्रोजेक्ट थी शरद जी के सामने, शरद जी ने देखे मेरे। ये दुनिया है कसक थी जो सीरियल है, जो ये जो जिंदगी की पूरी टीम ने ही दोबारा जब शुरू किया था काम, तो उसमें मुझे मौका मिला था। अच्छा। और एक रोल मैंने निभाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस सीरियल के बीच में ही शरद जी नहीं हुए और बाकी फिर उस सीरियल को जैसे तैसे कंप्लीट किया गया। तो वही एक मेरी स्मृति है उनके साथ में जी। और लेकिन मुझे ये सुख है कि शरद जी ने मेरा काम देखा था। अच्छा, हाँ, स्क्रीन पे भी देखा था और मंच पे भी जब मैंने पहला प्रोफेशनल नाटक पृथ्वी थिएटर में किया था तो वो नाटक को देखने आए थे। तुझा है तुझा पाशी, पुला देशपांडे का एक नाटक हिंदी में शतरंज के मोहरे के नाम से खेला जाता है। महान लेखक है मराठी के, तो उनके उस नाटक को देखने भी शरद जी आए। जी, तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि शरद जी ने देखा है मेरा काम। जी, आपने व्यंग भी लिखे हैं, मैंने पढ़े हैं आपके व्यंग कुछ। क्या कभी लोकमत समाचार के लिए कॉलम लिखी थी? बिल्कुल। तो कभी शरद जी की तरफ से आपके व्यंग लेखन पर कोई मार्गदर्शन या कोई सुझाव आपको मिला कभी? नहीं, मैं तो क्या था, मेरी माँ थिएटर एक्टर थी और मैं उनके साथ में रिहर्सल करती थी वो, और वहीं हम साइड में हमारा होमवर्क वगैरह होता था, तो हम उससे बहुत अभिभूत थे कि नाटक हो रहा है, मंच पे खेला जा रहा है और शरद जी हमारे लिखते थे। और उनका तो बचपन में हम कहाँ अखबार में कॉलम है, तो उससे ज्यादा हमें ये नाटक वगैरह बड़ा पसंद आता था। तो वो एक सिलसिला नाटक का बहुत रहा और लिखना मेरा शुरू हुआ है। शरद जी 5 सितंबर 1991 में गए हैं शरद जी, और उसके 9 साल बाद इरफाना जी लगातार बीमार रही। 1999 में उनकी भी वो भी नहीं रही। तो उनके जाने के 13 दिन बाद या 15 दिन बाद कुछ अचानक मैंने कविताएं लिखनी शुरू की। उससे पहले मैंने कभी एक चिट्ठी भी नहीं किसी को लिखी थी और उससे मैंने इतना लिखी वो कविताएं और लगातार मैं लिखती चली गई और वो कहीं छपा जिसको बशीर बद्र ने पढ़ा
अच्छा। और फिर बशीर बद्र ने फोन करवाया मुंबई जनसत्ता के ऑफिस में कि ये कौन मोहतरमा है, मैंने हिंदी में ऐसी कविता कभी नहीं पढ़ी। अरे वाह, क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि ये आपके भोपाल की हैं। तो फिर वो सिलसिला शुरू हुआ और मेरी किताब आई तो उन्होंने प्रीफेस लिखा। मुझे नहीं लगता कि हिंदी की किसी कविता की किताब की ऐसी भूमिका लिखी गई हो जो बशीर बद्र साहब ने लिखी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। मतलब अगर भूमिकाएं लिखना, आप भूमिकाओं के लिए अगर आप एक पुस्तक बनाएं कि बेहतरीन पुस्तकें और बेहतरीन भूमिकाएं, तो बशीर साहब ने जिस तरह की भूमिका उस पुस्तक की लिखी है तो वो मेरे आप में मेरे पास बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। और फिर उसके बाद व्यंग लिख लिया। पर व्यंग लिखने में यही होता है कि शरद जी इतना बड़ा नाम सामने कि अपनी तरफ से हम चाहे श्रेष्ठ भी लिखने की कोशिश करें तो वो एक याद हमेशा बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता ही है। और हाँ, थोड़ा बहुत जो लिखने का शौक है वो जरूर पूरा करती हूँ मैं। जी, बहुत बढ़िया बातचीत हो रही है आपसे। और कोई अगर आपको अपनी कोई कविता, ऐसा कोई छोटा अंश याद हो और हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहें तो। अरे चलिए मैं एक कविता सुना देती हूँ। जी, स्वागत है। आईने में देखती हूँ अपनी सूरत दसियों बार, आईने में देखती हूँ अपनी सूरत दसियों बार, अब की कुछ यूं हुआ है, अब की कुछ यूं हुआ है, आईने की उस सूरत ने मुझे देखना शुरू कर दिया है। वाह। अब की कुछ यूं हुआ है, आईने की उस सूरत ने मुझे देखना शुरू कर दिया है। वो आंखें सब कुछ देख लेती हैं, वो भीतर तक भेद लेती हैं। पहले मैं उनसे बात किया करती थी, अब की कुछ यूं हुआ है कि वही मुझसे मेरा हाल पूछने लगी है। वो न सहेली है, न परछाई है, न मेरा अक्स है। वो न सहेली है, न परछाई है, न मेरा अक्स है। वो है जो खुद एक वजूद, एक शख्स है। वाह। जो कि यकीनन मैं नहीं हूँ। उस अपरिचित को जानना चाहती हूँ, उस अपरिचित को जानना चाहती हूँ जो हर बार आ जाती है आमने सामने और अब वो तय करती है कि मैं बदशक्ल हूँ या खूबसूरत। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा लग रहा है नेहा जी आपसे बातचीत करते हुए। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि शरद जोशी जी ने मंच पर कवियों की जो एक मोनोपोली थी, या जो कहते हैं जो एकाधिकार था, उसको तोड़ते हुए उन्होंने गद्य व्यंग्य को पढ़ना शुरू किया, जिसकी परंपरा हम बाद में केपी सक्सेना, पियर, आज अगर संपत सरल का नाम लें तो वो भी हैं। तो आपको कभी कोई ऐसा कवि सम्मेलन याद हो जहां शरद जी के साथ गई हों और वहां कवियों के बीच शरद जी की जो धाक जमती थी, जिस तरह कहते थे, कई लोग कहते थे कि मंच लूट लेते थे वो। कोई अगर ऐसा किस्सा याद हो, स्मृति हो तो हमको सुनाइए। हाँ, 80 के दशक में जो सारा सिलसिला हुआ है कवि सम्मेलन, बाकी तो नाम के रह गए थे। लोग इंतजार करते थे, सबसे अंतिम शरद जी को बुलाया जाता था और उसके बाद शरद जी 2 या 3 रचनाएं बहुत ही स्वाभाविक ढंग से पढ़ते थे और एक एक पंक्ति के लोग तालियां बजाते थे और बहुत अद्भुत नजारे हैं। कई जगह तो कार्यक्रम रोक के लोगों ने मंच पे चढ़ के शरद जी के गले लग रहे हैं, कोई हाथ मिला रहा है, कोई मालाएं पहना रहा है और आधे घंटे तक ये सिलसिला चल रहा है। तो ऐसे बहुत अनुभव शरद जी के साथ। और जिन नेताओं को लिखा है, जिन मुख्यमंत्री को लिखा, उनके सामने बैठ के पढ़ा शरद जी ने। शरद जी के तो बहुत सारे सुंदर अनुभव है। शरद जी ने सकंदस के लिए हर वर्ष नई रचनाएं लिखा करते थे शरद जी। तो भारती जी बैठे थे सामने, उन्होंने बताया था राम अवतार चेतन जी ने कि भारती जी अध्यक्षता करने वाले हैं और शरद जी ने नया लेख लिखा था, अध्यक्ष महोदय। सही बात। आप समझ सकते हैं कि भारती जी जो उनके संपादक हैं तो और लेख पढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय वो बने हुए और लोग आसपास वाले जो बिल्कुल भारती जी के पास बैठे हुए या पीछे बैठे हुए या जो दूसरे लोग हैं, ऐसे हंस के जोर के तालियां बजा रहे थे पूरे। तो उसमें हम लोग भी छोटे थे उस समय बहुत, लेकिन
शरद जी ने कभी नाराज भी होते थे इस बात से कि ये गद्य क्यों इस तरह से कवि सम्मेलन में शामिल किया गया है। तो बाकी जो वरिष्ठ कवि जो पसंद करते थे वो उनका ये कहना था कि आप अपनी कविता को इतना मजबूत बनाइए। ये तो शरद जी जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की और ऐसा और किया जाना चाहिए। हमारी बड़ी इच्छा है, हमारी बड़ी प्रार्थना है कि इस तरह के व्यंग लेख मंच पे पढ़े जाने चाहिए। और जी बिल्कुल नेहा जी, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है और बिल्कुल इच्छा नहीं है कि हम इस बातचीत को समापन की ओर ले जाएं, लेकिन घड़ी का अपना एक काम होता है, वो इशारा कर रही है। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आपने शरद जोशी जी की विरासत को आगे ले जाने के लिए बहुत काम किया है। आप अपने इस योगदान के बारे में अगर संक्षेप में हमें जानकारी दे सकें तो अच्छा लगेगा। देखिए, बाकी मैं लेखकों के परिवार से मुझे लगता है हमने किया है काफी काम, लेकिन शरद जी पे सचमुच जैसा काम होना चाहिए वो कभी शुरू भी नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। हमने 17 साल शरद जी के कार्यक्रम किए हैं मुंबई में, बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में, जिसमें अभिनेता, निर्देशक, बहुत बड़े बड़े लोगों ने आके शरद जी की रचनाएं पढ़ी हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम हमने किए हैं। उसके अलावा भी हमने अलग अलग ढंग की पुस्तक मेला किया था, या देश भर में हमने शरद संध्या नाम से एक कार्यक्रम किया करते थे।